Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I welcome you all in your online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. Alright students, first of all we are going to recap the types of operating system as you all are being discussed the definition of operating system, and then we have discussed the type of the operating system. And objective of today's lecture is that you all are going to understand the functions of operating system, what the operating system does. You are supposed to please open your page number 15 of your textbook, and we are going to start the topic operating system function. Okay students, now starting with operating system functions. The following are the functions performed by the operating system. These are total 8. The very first one is the process management, second one is memory management, third one is file management, fourth one is IO management, that is input output management, number 5th is secondary storage management, number 6th network management, number 7th protection system, number 8th command interpreter. Let's start with the process management. A process is a program in execution. Process management is the part of operating system that manages allocation of computer resources like CPU time to various processes in main memory. Process management actually describes the state and resources ownership of each process. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है कि जी आपके CPU के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और उन प्रोसेसेस को जो है वो प्रॉपर से मेमोरी किस तरह से एलोकेट करनी है, ये सारा का सारा काम किसका है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या काम करना है कि आपके CPU का टाइम जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके जितने भी प्रोसेसेस जो हैं वो क्यू के अंदर आ रहे हैं। दैट डिस्क्राइब्स एक्चुअली द स्टेट एंड रिसोर्स ओनरशिप ऑफ ईच प्रोसेस। स्टेट क्या है कि जी कौन सा प्रोसेस कौन सा टाइम पे कौन सी पोजीशन पे है या कौन सी स्टेट पे है। ठीक है, आपको जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है यहाँ पे ओवल के अंदर जो है वो मेंशन किए हुए हैं न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेटिंग। दीज आर द स्टेट्स। ठीक है, ये प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं कि करंटली कौन सी स्टेट के ऊपर जो है वो प्रोसेस लाई कर रहा है। क्या न्यू प्रोसेस जो है वो आया है, क्या प्रोसेस जो है वो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, क्या प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या रनिंग है, या कोई प्रोसेस जो है कोई किसी इवेंट के अकर होने का वेट कर रहा है या फिर उसको टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस की स्टेट्स जो है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करनी होती हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द प्रोसेस। इसकी एग्जाम्पल आपको बुक में मैंशन की हुई है। द एग्जाम्पल इज़, in this example there are 3 processes A, B and C ready for execution. ठीक है, A, B and C जो है वो 3 processes हैं, उनको execute करना है। The operating system will manage the CPU time as follows. Process number 1 has CPU cycle that is 5 milliseconds. Process B has the CPU cycle that is 2 millisecond. Process C has the CPU cycle that is 1 millisecond. ठीक है जी, प्रोसेस ए का जो टाइम अलॉट किया गया है दैट इज़ 5 मिलीसेकेंड। ये टी ए, टी बी और टी सी क्या है, टाइम अलॉटमेंट है, टाइम फॉर प्रोसेस ए, टाइम फॉर प्रोसेस बी एंड टाइम फॉर प्रोसेस सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें 2 कंडीशंस जो है ये 2 केसेस मेंशन कर दिए हुए हैं। केस नंबर 1 बताया है व्हेन द 3 प्रोसेस बिकम रेडी इन ऑर्डर ऑफ ए, बी, सी द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम विल बी एज। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक कंडीशन क्या होगी, एक क्राइटेरिया क्या होगा कि जब आपके तीनों प्रोसेसेस जो है वो रेडी होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, तो फिर उसके लिए टोटल टाइम जो है वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, टी इक्वल्स टू 5। 5 क्या चीज़ है, दैट इज़ द टाइम फॉर प्रोसेस ए प्लस 7। 7 क्या चीज़ होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, ये 7 कहाँ से आया आपने चेक करना है कि प्रोसेस ए का टाइम कितना था, दैट इज़ 5 एंड प्रोसेस बी का टाइम कितना है, दैट इज़ 2। 5 + 2, 5 + 2 = 7। तो 5 + 7 यानी कि फर्स्ट प्रोसेस ए को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 मिलीसेकंड्स चाहिए, और अगर प्रोसेस बी जो है वो भी रेडी है तो उसको कितना टाइम चाहिए, 5 मिलीसेकंड्स जो है वो प्रोसेस ए के आ जाएंगे और उसमें प्लस हो जाएंगे प्रोसेस बी के मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो
5 + 7। तो सिमिलरली अगर हम लोगों ने प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, दैट इज़ 8। 8 कैसे आ जाएगा, प्रोसेस ए प्लस प्रोसेस बी प्लस प्रोसेस सी, यानी कि 5 + 2 दैट इज़ 7, 7 + 1 दैट इज़ 8। तो 5 + 8 + 7, इन तीनों का टाइम जो है वो ऐड हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6.67 मिली सेकेंड्स। यानी कि केस ए में जब तीनों के तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं, ठीक है, वो रेडी स्टेट में है, तो उनका जो अप्रॉक्सीमेट टाइम कैलकुलेशन है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैलकुलेट करना है वो क्या है, 6.67 मिली सेकेंड्स जो है वो इसको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब ये टोटल टाइम जो है ये प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तीनों प्रोसेसेस को इकट्ठा एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी हमारे पास केस नंबर 2, when the three processes become ready in the order of B, C, A। पहले हम लोगों ने उसका ऑर्डर जो है केस ए को अगर आप देखें तो उसमें ए बी सी ऑर्डर लिखा हुआ है। ए बी सी ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रोसेस ए एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस ए का टाइम जो है वो प्रोसेस बी के साथ ऐड हो जाएगा और उसके बाद प्रोसेस बी का टाइम जो है प्रोसेस सी के साथ ऐड हो जाएगा। तो सिमिलरली जब आपके केस सेकंड की बात हो रही है, व्हेन द थ्री प्रोसेसेस बिकम रेडी इन द ऑर्डर ऑफ बी सी ए, द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम विल बी। अब प्रोसेस बी का टाइम क्या है, अगर आप ऊपर से देखें प्रोसेस बी दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोसेस सी का टाइम क्या है दैट इज 1। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 प्लस, और उसके बाद थर्ड क्या है बी सी ए क्या आ जाएगा, 2 + 3 दैट इज 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो 2 + 3 + 8 इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करें, तो इसका टोटल एस्टिमेटेड टाइम जो है कैलकुलेशन का एग्जीक्यूशन का वो क्या हो जाएगा, 4.33 मिली सेकेंड। In the above example, in case 2 the operating system is managing the process more efficiently, the execution time in case 2 is less as compared to case 1। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपके पास प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने के अंदर, या अब हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली किया क्या है, हम लोगों ने क्या किया कि जिसकी प्रायोरिटी या जिसका टाइम कम है हमने उसको पहले जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रोसेस बी को, अब यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसीजंस लेने होते हैं कि जी हमारे पास प्रायोरिटी किस चीज़ की है और टाइम किस चीज़ में कम लग रहा है, उन चीज़ों को उसने पहले एग्जीक्यूट करवा देना है, ठीक है, और जिस चीज़ में टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको हम लोग एंड पे ले जाते हैं, ताकि जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आपको शो हो जाए। सेकेंड वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है कि आपके कंप्यूटर की या सीपीयू की मेमोरी को भी प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है, उसमें कितनी मेमोरी कितने प्रोसेसेस को एलोकेट करनी है, जब मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाइड होगी तो फिर क्या करना है, जब उसको फ्री करना है मेमोरी को किस तरह से करना है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस के अंदर जो है आता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। It allocates space to programs that are loaded in main memory for execution। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है कि जो भी आपके प्रोग्राम लोड होंगे एग्जीक्यूशन के लिए उनको मेमोरी जो है वो अलॉट करनी है। अब हर एक प्रोसेस ने या हर एक प्रोग्राम ने जो है जब एग्जीक्यूशन करनी है या आपके सिस्टम के अंदर जो है वो रिजाइड करना है तो उसको डेफिनेटली कोई ना कोई मेमोरी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ताकि वो वहाँ पे लोड किया जा सके, ताकि वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो सके, उसको इतनी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि वो, अब अगर आप उसको पिक्चर में देखें तो पिक्चर में यहाँ पे जो है एक साइड पे मेन मेमोरी आपको नज़र आ रही है और दूसरी साइड पे बैकिंग स्टोरेज जो है वो नज़र आ रही है। तो आपके जो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे प्रोसेस दो तरह के प्रोसेस जो है वो मेंशन किए हैं, P0 और P1। तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जो है वो बैकिंग स्टोर आपको नज़र आ रहा है, यानी कि वो प्रोसेसेस कहाँ पर भेजे गए हैं, बैकिंग स्टोर के अंदर, यानी कि जहाँ पर मेमोरी है, ताकि वो वहाँ पर रखे जा सकें और वो अपनी मेमोरी ले कर एग्जीक्यूशन करें और एग्जीक्यूशन करने के बाद वो वापस मेमोरी जो है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एरोज बने हैं स्वाइप इन, स्वाइप आउट, स्वैप इन एंड स्वैप आउट के लिए।
ठीक है। तो इस तरीके के साथ जो है वो आपके प्रोसेसेस को जो है वो मेमोरी अलॉट की जाती है और फिर वहाँ से वापस आ जाती है। ठीक है, जितना उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उस मेमोरी को जो है वो लेता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन करता है एक प्रोसेस, और उसके बाद जो है वो वापस उसको छोड़ देता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ फ्रीड मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम इज क्लोज्ड एंड अपडेट द मेमोरी स्टेटस। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम बाय टाइम चेक कर रहा होता है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फ्लैश ड्राइव की बात कर रहे हो, या अगर आपकी कोई ड्राइव है, डिस्क है आपके कंप्यूटर की या माई कंप्यूटर की, तो आपने देखा होगा कि जब वो उसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा आप इंसर्ट कर देते हो तो उसकी डिस्क जो है वो ड्राइव जब फुल हो जाती है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंडिकेशन मैसेजेस जो है वो दे रहा होता है कि जी मेमोरी फुल हो गई है, इसको जो है फ्री करें, फ्री अप करें थोड़ी सी स्पेस को। तो इसी तरह से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी मेमोरी जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल उन्होंने मेंशन की है बुक के अंदर। इन दिस एग्जांपल the operating system is managing memory for two processes, that is P0 and P1. P1 is being loaded swap in, ठीक है, P1 क्या हो रही है, swap in हो रही है, and P0 is being taken out, swap out from the main memory। यानी कि अगर हम लोग एक प्रोसेस को जो है वो मेमोरी अलॉट कर रहे हैं तो दूसरे प्रोसेस जो है वो वहाँ से अपना काम करके जो है वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मेमोरी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही है। जितने भी प्रोसेसेस आएंगे उनको वन बाय वन जो है मेमोरी अलॉट कर दी जाएगी। द होल प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है, और उसके बाद यूज़र स्पेस है। यूज़र्स की तरफ से नंबर 1 के ऊपर जो है वो स्वैप आउट हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस P0 और उसके बाद प्रोसेस P1 जो है वो स्वैप इन हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है जितने भी प्रोसेसेस आते जाएंगे वो प्रॉपरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज करता जाएगा। Next we are having file management. File management is the part of operating system that manages files and folders on storage devices such as hard disk, USB, flash drive and DVD. It allows computer user to perform operations such as creating, copying, moving, renaming, deleting and searching files and folders. It also allows the user to perform read, write, open and close operations on file and folders. आपको पिक्चर में शो कर दिया हुआ है। फिगर 1.6 shows the management of files in various folders by operating system। ये आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर आप चीज़ों को मैनेज करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप उसकी डायरेक्टरीज बना सकते हैं, आप उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस के अलावा ना सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी जो है उसको मैनेज करने के लिए, उसकी फाइल्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है, एज वेल एज अगर हम लोग उसके साथ कोई एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव या DVD अटैच करते हैं, तो हम लोग उनको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है। इसके अलावा हम लोग इन फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर जो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम, डिलीट एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो इजीली हम लोग इन पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की वजह से है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं। The next function of the operating system is I/O management, that is input output management. I/O management is the part of operating system that controls all the input output operations during program execution। ठीक है जी, इसने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में जितने भी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस होंगे उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। इट मैनेजेस ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एज वेल। एफिशिएंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी, कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक ही टाइम के ऊपर कीबोर्ड से की स्ट्रोक्स जो हैं वो भी कर रहे हैं, माउस के साथ क्लिक भी कर रहे हैं, या किसी और तरीके से किसी और जो है वो IO ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इनके ऊपर ट्रैक जो है वो रखना पड़ता है, इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि एक साइड पे जो है वो आप की स्ट्रोक कर रहे हो, दूसरी साइड पे क्लिक कर रहे हो। तो ये इन सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में जो एग्जाम्पल कोड की हुई है, देयर आर 3 प्रोग्राम्स A, B and C विच आर यूजिंग द प्रिंटर। ठीक है, 3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने प्रिंटर जो है उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं लेट सपोज कि मैं वर्ड से भी कमांड दे रही हूँ प्रिंट की, मैं एक्सेल से भी दे रही हूँ प्रिंट की कमांड, और मैं PPT से भी जो है वो एक्सेल की कमांड दे रही हूँ, प्रिंट की कमांड दे रही हूँ। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड विच प्रोग्राम टू यूज़ द प्रिंटर फर्स्ट। ठीक है जी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रायोरिटी के बेसिस पे या उसके बैकएंड के ऊपर जो भी उस एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, टाइम स्लाइस है, उसके बैकएंड पे जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं उन सबको चेक एंड बैलेंस करना है, और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि सबसे पहले जो है किसको जो है प्रिंटर अलॉट करना है, कि कौन सा प्रोग्राम पहले प्रिंट जो है वो कर सकता है। A queue will be set
by the a queue will be set by the operating system and each program will get the printer by its turn। यानी कि अब वो क्या होगा कि अगर 3 प्रोसेसेस हैं, तीनों को प्रिंटर यूज़ करना है तो उनको एक लाइन में लगा दिया जाएगा और 1 बाय 1 जो है उसको प्रिंटर जो है प्रिंट की कमांड देने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो एक क्यू बना दी जाएगी और उसके बाद हर एक को अपनी अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। देन जो है आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के थ्रू जो है आप उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हो। Next we have secondary storage management. Secondary storage management is the part of the operating system that manages free space and storage allocation of user programs and data on secondary storage devices. For example, program A is ready to be stored in hard disk. Now operating system will look for any free space in the hard disk and assign proper address to it. If space is not available, operating system will prompt the user to empty some space. ठीक है जी, हम लोग अपने सिस्टम के साथ जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो अटैच करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपको पिक्चर में नज़र आ रही हैं। दैट कैन बी हार्ड डिस्क, दैट कैन बी एनी मेमोरी कार्ड, दैट कैन बी एनी CD, DVD, USB। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो है जब हम लोग अटैच करते हैं तो उसके अंदर जब हमने डाटा सेव करना होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको चेक कर रहा होता है कि आइदर उसके अंदर फ्री स्पेस है या नहीं है। अगर फ्री स्पेस नहीं होती तो वो आपको इंडिकेशन मैसेज जो है वो दे रहा होता है कि आप जो है इसकी पहले स्पेस को फ्री अप करो और उसके बाद जो है आप इस पर डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही एक ज़बरदस्त सा फीचर है जो कि हमें ना सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने के लिए हेल्प दे रहा होता है, एज़ वेल एज़ हम लोग जो एडिशनल अपने मेमोरी कार्ड्स, अपनी फ्लैश ड्राइव्स, अपनी USBs, ये सारी चीज़ें जो है उनको जब साथ अटैच करते हैं तो उनको भी प्रॉपरली मैनेज करने में हमें हेल्प कर रहा होता है। Next we have network management. Network management is the part of network operating system that monitors and manages the resources of a network. It allows to create user groups and assign privileges to them. It shares the network resources among users and detects and fixes network problems. ठीक है, अब उसके बाद है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हम लोग जो है अपने सिस्टम्स को बहुत सारे सिस्टम्स के साथ जब ऑल टुगेदर कंबाइन कर रहे होते हैं, एक नेटवर्क बिल्टअप कर रहे होते हैं, तो नेटवर्क के अंदर भी जो है इसके जितने भी रिसोर्सेज जो शेयर करने होते हैं उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में आती है। इसके अलावा उसने जो ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं और उनको कुछ राइट्स या प्रिविलेजेस असाइन करने होते हैं, ये सारे काम जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आ रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को जो है वो चेक कर रहा होता है। इट शेयर्स द नेटवर्क रिसोर्सेज अमंग यूज़र्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रिंटर है आपके पूरे नेटवर्क में, तो उसको पूरे नेटवर्क के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे असाइन करना है। इसके अलावा अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिटेक्ट करना और फिक्स करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस के अंदर आता है। उसके बाद है जी प्रोटेक्शन सिस्टम। Protection system is the part of operating system that ensures that each resource of computer is used according to the privileges given to the user by the system administrator. It creates account for each user and gives privileges to prevent misuse of the system. It provides password to all the users to maintain network security. हाँ जी, तो ये हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग अपना सिस्टम जो है, जो आपके पर्सनल लैपटॉप्स होते हैं, अगर आपने उसको किसी थर्ड पर्सन के साथ जो है वो शेयर करना होता है तो आप काफ़ी कॉन्शियस हो रहे होते हो कि हमारा डाटा जो है वो कहीं से मिसयूज़ ना हो जाए या कोई थर्ड पर्सन जो है हमारा डाटा एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप उसके अपने डिफरेंट अकाउंट्स बना लें, जिसमें आपके गेस्ट अकाउंट्स होते हैं, यूज़र अकाउंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उनके प्रिविलेजेस जो है वो डिसाइड कर सकते हो। तो ये ज़बरदस्त फीचर जो है वो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से मिल रहा होता है। तो आप उसके साथ जो है उसको यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसमें आप पासवर्ड जो है वो लगा सकते हो, आप उसमें डिफरेंट यूज़र्स जो है बना सकते हो और उनके डिफरेंट प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हो। At last but not the least, command interpreter. Command interpreter is the part of operating system that provides interface between user and the computer system. जी, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करा होता है जहाँ पे आप अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्शन जो है वो कर सकते हो। आप अपने सिस्टम को कमांड्स दे सकते हो डायरेक्टली। आप कोई भी एक्शन जो है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए कमांड देनी होती है और कमांड देने के लिए जो है वो आपको एक इंटरफेस की ज़रूरत है। तो ये इंटरफेस आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इट इज़ अ फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड executes user commands entered as text through keyboard। तो हम लोग उसको कमांड्स कैसे देते हैं, हम लोग
टेक्स्ट कमांड्स होती हैं उनको कीबोर्ड के थ्रू जो है वो दे रहे होते हैं, और आपका सिस्टम जो है उन कमांड्स को रीड आउट करके और उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ द cmd.exe। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जब हम लोग कमांड एग्जीक्यूशन जो है वो चल रही होती है तो इस तरह की ब्लैक स्क्रीन जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, इस तरह की एक स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है। यहाँ पे हम लोग उसको कमांड्स दे रहे होते हैं और वो कमांड्स जो है एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो उसका फीडबैक जो है वो हमें, या उसका उसका फीडबैक या फॉलोअप जो भी होता है वो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है। उस कमांड के अगेंस्ट जो भी एक्शन आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है वो सब चीज़ें आपको इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होती हैं। ठीक है जी, ये टोटल हमारे 8 फंक्शंस हो गए हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड करने होते हैं, और अगर आप उनको इमेजिन करें कि अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उनको मैनेज करना, उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो लेके चलना, इतने सारे प्रोसेस को जब इकट्ठे हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है, और अगर ये चीज़ें प्रॉपरली मैनेज ना हो तो हमारा एक जो कंप्यूटर सिस्टम है दैट कैन बी टर्नड आउट इनटू अ मेस। सो थैंक्स गॉड कि हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मिल गया हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, and I hope you understand all the functions of the operating system. If you have got any query, do ask me. You can ask me on my WhatsApp. You can discuss it in your Zoom classes, and I will be there for you for answering your question. Okay, now time for assignment. What are the functions of operating system, and list and explain briefly. आपको इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है, और आप लोगों ने इनको लूज शीट के ऊपर जो है वो लिखना भी है। एंड मेक श्योर कि आप जो भी इसके फंक्शन के बारे में चीज़ें लिखें, आपने जो इसके पैराग्राफ्स लिखेंगे मेक वेरी क्लियर कि आप जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें। ठीक है, ये बात मैं आपको आपकी क्लासेस में भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपने जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करना है। वो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स जो हैं वो आपके इंडिकेशंस होती हैं कि जी आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत क्लियरली पता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।